नई सुबह। ग्रष्टा रात की बारिश के बाद जंगल गीला और सर्द हो गया था। बूढ़ा बीन जंगल की तरफ से आने वाली सर्दी को अपनी हड्डियों तक जकड़ा महसूस कर रहा था। इसका चेहरा पूरा सिवाय बाएं हाथ के मुकम्मल तौर पर मफलूज था। वो बायां हाथ जिसने अब व्हीलचेयर के हल्के पर रखा हुआ था, पालिश का शिकार होने के बाद वो व्हीलचेयर का मसाज था। बीन को याद नहीं था कि इसने पालिश गिरने के बाद अपनी जिंदगी के 18 साल इस जंगल के सामने वाक़ अपने घर के अंदर कैसे गुजार दिए थे। इसकी दो बेटियां थीं, वो दोनों ही कुंवारी थीं। एक का नाम मैडलिन था और दूसरी का सेल्फीन। इसकी बेटियों ने इसे आज तक जंगल की सैर नहीं कराई थी। वो अक्सर अपने घर के अगली पोर्च में बैठकर हंसते से इस जंगल की तरफ देखता रहता था। जंगल से सरसब्ज और घने दरख्त, उनके ऊपर नीला आसमान, सामने की तरफ गले मिलते हुए नीले और सब्ज रंग। इसका बहुत दिल चाहता था कि किसी तरह वहां तक पहुंच जाए, मगर बिल्कुल से ना। वो इस जंगल को बिल्कुल से ना देखना चाहता था। इसकी एक खास वजह थी जो इसने कभी किसी को नहीं बताई थी, और आज उसे वो मौका मिल गया था। आज वो इस जंगल में तैनात जा सकता था। ये जुमरात का रोज था। हर जुमरात की तरह आज भी मेडलिन 2 बजे चली गई थी। वो हर जुमरात को इस वक्त हफ्ते भर का सौदा खरीदने चली जाती थी, और कवलीन 2:30 बजे एक मजहबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए चली गई थी। दोनों बेटियों की अदम मौजूदगी में मिस गैलियड आ जाती थी, जो बूढ़े बीन की देखभाल में नटराज पर मजबूर थी। आज वो भी नहीं आई थी, इसलिए बीन को मौका मिल गया था कि वो अपनी मनमानी करे और अपने मंसूबे के मुताबिक अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाए। मिसेस गेरियर बाद में आती तो इस वक्त देख लिया जाता। 18 साल पहले बूढ़ा बीन ऐसा मजबूर न था। वो एक दराज का सेहतमंद और शरीफ इंसान था। वो अपनी बीवी मार्था के साथ सड़क पर चहलकदमी कर रहा था कि नशे में धुत एक सेल्समैन ने इन दोनों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। इस वक्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन भी हो रही थी। एक्सीडेंट के बाद बीन को होश ना रहा कि वो कहाँ है। जब इसे होश आया तो अस्पताल में था, मगर इस हालत में कि वो जिंदगी भर के लिए मजबूर हो चुका था। इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जबकि इसकी हसीन और वफादार बीवी मार्था इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर रुखसत हो गई थी। ये ऐसा सानिया था जिसने बीन को तोड़ फोड़ कर रख दिया था, मगर इसने खुद को और अपनी बच्चों मडलीन और कैथरीन को संभाला। मगर एक मजबूर और अपराध इंसान इनकी देखभाल कैसे कर सकता था। इस वक्त मिस गेलियड की खिदमत हासिल की गई और इस तरह जिंदगी की गाड़ी दोबारा चल पड़ी, मगर इस सफर में बीन के साथ मार्था के बजाय व्हीलचेयर थी। इस वक्त वो इसी व्हीलचेयर पर बैठा जंगल की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहा था, बिल्कुल तैनात जाने की प्लानिंग। इसने दरवाजों पर नजर डाली, वो सब खुले हुए थे, मगर बैरूनी दरवाजा बंद था। इसे खोलना मसला था। इस सूरत में इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, मगर इसने अज़म कर लिया था कि वो आज अकेला घर से बाहर जाकर रहेगा। इस मौका के लिए इसने बरसों इंतजार किया था। की व्हीलचेयर में मोटर लगी हुई थी। इसके बाएं हाथ के पास हैंडल पर इसका कंट्रोल पैनल था। इस पर दो बटन लगे हुए थे, जिन्हें दबाने से इसकी व्हीलचेयर आगे और पीछे होती थी। इसकी उंगली के इशारे पर चलने वाली मशीन में इसके हाथ की सी भी लगाया गया था। इस कुर्सी पर बैठकर इसके बटन दबाकर बीन पूरे घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में और वहां से अगली पोर्च में चक्कर लगाता था और मोटर कार के मजे लेता था। मर्लिन और कैथरीन कभी कभार इसे बाहर ले जाती तो वो सड़क पर खुद ही अपनी मोटर कुर्सी उड़ाता और एंजॉय करता। मर्लिन और कैथरीन इस कुर्सी के खिलाफ थी। वो डरती थी कि कहीं बीन किसी दिन कुर्सी को तेज दौड़ाकर हादसा न कर बैठे, मगर बीन ने इन्हें इत्मीनान दिलाया था कि वो कभी तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने की हमाकत नहीं करेगा, इसलिए वो मुतमईन हो गई थी। बीन के पास वक्त कम था, इसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना था और तन्हा जंगल में जाना था, मगर बैरूनी दरवाजे आड़े आ गया था। आखिर इसने सोची तरकीब भी सोच ली। इसने इस 10 फुट के फासले पर फॉरवर्ड का बटन दबाया तो कुर्सी तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजे से टकरा गई। इसने रिवर्स का बटन दबाकर इसे पीछे किया और दोबारा फॉरवर्ड के बटन से इसे दरवाजे से टकराया। चौथी कोशिश में दरवाजा खुल गया। इसने कुर्सी के पैनल पर अपने हाथ को हरकत दी और कुर्सी मुबार रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी। वो अभी पोर्च से बाहर आ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ जा रहा था। कुर्सी में लगी हुई मोटर की मध्यम सी आवाज आ रही थी। इसके टायरों की चूं चूं बीन को बहुत भली लग रही थी। इसे कुछ पता न था कि इसने कितना फासला तय किया है और अपने घर से कितनी दूर आ गया है। इसने एक मरतबा भी समझकर अपने घर की तरफ नहीं देखा था। वो इस बच्चे की तरह खुश हो रहा था जो पहली बार अपने घर से बाहर आया हो। अब वो जंगल के अंदर था, लंबे लंबे दरख्तों के दरमियान इसे
थी। आगे ज़्यादा घना जंगल था जिसमें अपने पैरों पर चलने वाला इंसान तो आसानी से घुस सकता था, मगर व्हीलचेयर के साथ घुसना मुश्किल लग रहा था। लेकिन उसने जंगल के अंदर जाने का अज़्म कर रखा था, इसलिए इसने अपनी व्हीलचेयर का फॉरवर्ड बटन दबाया और उसे ज़रा तेज़ रफ्तारी के साथ जंगल के अंदर दाखिल कर दिया। व्हीलचेयर ऊंचे नीचे रास्तों पर लड़खड़ाती, दरख्तों और शॉखों से टकराती आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद इसके सामने एक बड़ा सा मैदान आ गया, जो फुटबॉल के मैदान के बराबर था। इसमें घास उगी हुई थी। इस जगह बड़ी खामोशी और सुकून था। बीन को बरसों पहले वो मंजर याद आ गया जब वो जवान था और इसी तरह के पुरसुकून जंगल में गया था। मार्कस के साथ ही इन दोनों ने इसी तरह के एक जंगल में साथ मरने जीने की कस्में खाई थी और दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। वो मंजर याद करके बीन के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर वो मुस्कुराहट ज़्यादा देर कायम न थी। इसे वो क़यामत की रात याद आ गई जब इसे इसकी मार्का से जुदा कर दिया गया था और एक जालिम, आवारा, बेरहम और शराबी ड्राइवर ने मार्का को दूसरी दुनिया में भेज दिया था और बीन को जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर का असीर बना दिया था। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद बीन ने बटन दबाया और उसकी व्हीलचेयर आहिस्ता आहिस्ता मैदान की तरफ बढ़ने लगी। वो मैदान से गुजर कर दरख्तों में आ गया और उसके दरमियान से अपनी मोटर व्हीलचेयर को बड़े महारत से घुमाता हुआ ऐसी जगह जा पहुंचा जहाँ से इसे सामने की तरफ झील नजर आने लगी। इस इसका पानी बिल्कुल साफ था। इसने इधर उधर देखा और अपनी व्हीलचेयर को एक सामने मुनासिब रास्ते से आगे बढ़ाने लगा। यह रास्ता तंग था, इस पर ज्यादा घास भी नहीं थी और थोड़ी सी बुलंदी थी। ऊपर जाकर इसने खुद को एक फुसला पर पाया जिसकी दूसरी तरफ ढलान थी। ये फुसला कोई 20 फुट लंबा था। इसके इख्तिताम पर एक छोटी सी वादी थी जिसमें एक नन्ही मुन्नी झील या तालाब था। इसके वक्त में जंगली घासें तैर रही थी। तालाब के किनारों पर जंगली फूल और बेलें खिली हुई थी। बड़ा दिल फरेब मंजर था। घासों को इस तरह तैरते देखकर बीन मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद एक घास ने अपने पर फड़फड़ाए और आसमान की तरफ परवास कर दी। इसकी देखा देखी दूसरी घास भी वहां से रवाना होने लगी। बीन उनको उड़ते देखकर खुश हो रहा था। वो इन पर रश्क कर रहा था। वो इतनी आजाद थी, वो ना कोई पिंजरा और ना जंजीर। खुला नीला आसमान था और वो थी। अचानक इसने सख्ती के आलम में सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद इसने सर उठाया तो इसकी आंखें झलझला रही थी। इसे अपनी बेबसी पर रोना आ गया था। अचानक इसे दूर सामने अपनी बाईं तरफ खच्चर महसूस हुई। तालाब के बाईं जानब दरख्तों के दरमियान कोई था। चंद लम्हों बाद वहां से एक औरत और एक मर्द नमूदार हुए। दोनों आगे पीछे भाग रहे थे। फिर वो तालाब के गिर्द चक्कर लगाने लगे। बेचारे मोहब्बत के मारे बीन बड़ा बड़बड़ाया, मगर उसे अपना ख्याल रखना पड़ा मगर अब इसे अपना ख्याल रखना पड़ा, क्योंकि वो लड़की इस मर्द से बचने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद कर रही थी। वो यकीनन महबूबा नहीं थी, बल्कि इस मर्द ने लड़की को इस देर नजराने पर घेर लिया था और वहाँ नापाक मशहूर जन्नत था। आदमी बार बार इस लड़की को पकड़ रहा था, जबकि लड़की किसी खौफजदा लड़की की तरह खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और इसकी गिरफ्त से निकलकर भाग जाती थी। अचानक मर्द ने लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और इसको एक तरफ घसीटने लगा। वो इसे घने दरख्तों में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब बूढ़े और मकसूद बीन को इस लड़की की खौफ में डूबी हुई आवाज़ सुनाई देने लगी थी। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, लड़की चीख रही थी। मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वो मेरा तुमसे वादा है। मगर इस आदमी ने इसको एक न सुनी। वो वहशाना अंदाज में उस लड़की को पकड़कर दरख्तों की तरफ घसीट रहा था, मगर जब लड़की इसके काबू में ना आई तो इसने दूसरे हाथ से लड़की के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिसकी आवाज़ बीन के कानों तक आ आई थी। बकवास मत करो, अपनी आवाज़ बंद करो, वरना गला घोंट दूंगा। थप्पड़ खाकर लड़की की जद्दोजहद कमजोर पड़ गई और वो सिसकियां लेने लगी। वो बार बार अपने सर को झटके दे रही थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? वो रोते हुए बोली। तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करके मुझे हलाक कर दोगे? तुम मुझे मार डालोगे? हाँ। मर्द ने इस लड़की के मुंह पर दूसरा थप्पड़ मारा और गुस्से के आलम में उससे कहा, अगर तुमने अपनी आवाज़ बंद ना की तो मैं तुम्हें वाकई मार डालूंगा। अब आवाज़ न निकली। बूढ़ा और मकसूद भी महसूस कर रहा था कि एक तवील अरसे बाद इसके अंदर गोया खून जोश मारने लगा था। इसमें सनसनाहट सी होने लगी थी और पूरा जिस्म गुस्से की वजह से लरजने लग गया था। इसका दायां और बेजान हाथ हरकत करने लगा था और किसी शेर के पंजे की तरह मुड़ने लगा था। इसने दाएं हाथ से व्हील चेयर के
सोचा, अगर आज मेरी तामीर सही होती और अगर मैं मजबूर ना होता तो इस इंसान को इसकी दरिंदगी ही ऐसी सजा देता कि जिंदगी भर याद रखता। काश मैं मफलूज और बेबस ना होता। वो सोचता रहा, फिर इसने सर आगे करके इस तरफ देखने की कोशिश की। इसका मुंह खुला और इसका पलक से एक रहबदार आवाज निकली, ऐ कमीने, इस लड़की को छोड़ दे, फौरन लड़की से दूर हो जा, एक मिनट के अंदर अंदर। वो मर्द और लड़की इस वरांडे में ये आवाज सुनकर हैरान रह गई। दोनों ने सर घुमाकर ऊपर की तरफ देखा और फिर व्हील चेयर पर बैठा भी नजर आ गया। मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। अपने सामने किसी को देखते ही इस लड़की का हौसला बढ़ा और वो दोनों हाथ उठाकर चीखने लगी। लड़की ने अब तक ये नहीं देखा था कि जिस शख्स से वो मदद मांग रही है वो खुद मजबूर है और व्हील चेयर पर बैठा है, मगर दूसरे को तिनके का सहारा। वो बीन से मदद की दरख्वास्त किए जा रही थी। इस मर्द के चेहरे पर खुमारी नजर आने लगी। इस बूढ़े अब्बास ने आकर इसका खेल खराब कर दिया था। गुस्से से इसका चेहरा सख्त हो गया। इसने लड़की के मुंह पर एक जोरदार धक्का मारा और इस काशिमाना अंदाज में धक्का दिया तो वो घास पर जा गिरी और बेहद हरकत हो गई। शायद वो बेहोश हो गई थी। मर्द ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और खौफनाक नाल वाला पिस्तौल निकाल लिया। फिर वो दहशत की आलम में ढलान पर चढ़ते हुए पुश्ते पर पहुंचा। बीन खामोशी से इसे आगे देखता रहा। इसने अभी तक व्हील चेयर के कंट्रोल पैनल को हाथ नहीं लगाया था। इसके कान सख्ती से खिंचे हुए थे। वो खूंखार नजरों से आने वाले वहशी को देख रहा था। वो लंबा और दराज का नौजवान था। इसके बाल सुर्ख थे। करीब आने पर अंदाजा हुआ कि वो मुश्किल 26-27 साल का था। इस मजबूत और अचानक बूढ़े बीन ने इसे पहचान लिया। वो बदनाम लुटेरा, डाकू और कातिल चंगेज था। इसका एक और साथी भी था। इन दोनों ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी, मगर इसके साथी को स्टेट पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार कर लिया था, जबकि चंगेज बच निकला था। पुलिस इसकी तलाश में थी। जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। हर रोज टेलीविजन पर इसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। बूढ़े बीन के पास टीवी देखने के अलावा कोई और फैसला नहीं था, इसलिए चंगेज की तस्वीर इतनी बड़ी मरतबा टीवी पर देखी थी कि अब ज़हन नशीन हो चुकी थी। वो मकरूर कातिल और बीन के सामने था। आखिर चंगेज हांफता हुआ ऊपर पहुंचा और बुश पर बीन से 5-6 फुट दूर खड़ा हो गया। इसने पिस्तौल का रुख बीन की तरफ कर रखा था। चंद लम्हे इसकी खूंखार नजरों से घूरने के बाद चंगेज ने तजकिया अंदाज में कहा, ऐ मसरूर लंगड़े लूले अब्बाइस। बीन खामोशी से इसकी बकवास सुनता रहा। बुढ़े घुटुट व्हील चेयर पर बैठे हुए और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर चीखें चलाने की? चंगेज, इस लड़की को जाने दो। मैंने बीन ने स्पीड लहजे में कहा तो चंगेज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो तुम मेरा नाम भी जानते हो? इसने पिस्तौल घुमाते हुए कहा, अगर तुम मुझे पहचानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं कितना खतरनाक हूँ। अब ना मैं इस लड़की को छोड़ूंगा और ना तुम्हें, बल्कि पहले तुम्हारी रही काम तमाम करूंगा। चंगेज, बीन ने सुकून से कहा, मुझे पकड़ लो मगर लड़की को जाने दो। बेशक मुझे मार दो, मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहता। ओ बड़े मियाँ, जिंदगी से खासे मायूस नजर आते हो। क्या हुआ है? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर मेरे जैसे किसी नौजवान के साथ भाग गई है? ये सुनते ही बीन का चेहरा गुस्से की स्याही से सुर्ख हो गया। वो सब कुछ सुन सकता था मगर मार्को के बारे में कोई बेहुदा बात सुनने को तैयार न था। इसका बायां हाथ हरकत में आया और इसने कंट्रोल पैनल पर लगा हुआ फॉरवर्ड वाला बटन दबा दिया। व्हील चेयर अचानक और इतनी शिद्दत के साथ आगे बढ़ी कि खुद चंगेज भी हैरान रह गया। वो शायद जिंदगी में पहली बार ऐसी मोटर चेयर देख रहा था। इससे पहले कि वो हरकत में आता, बीन को व्हील चेयर इसके ऐन करीब पहुंच गई। इसने बचने की कोशिश की मगर कुर्सी के बाइडन से टकराकर दूर तक घसीटता चला गया। इसने फायर किया मगर निशाना खता हो गया। इस दौरान में बीन ने रिवर्स का बटन दबाकर कुर्सी पीछे की और दोबारा फॉरवर्ड का बटन दबा दिया। व्हील चेयर ने इस मरतबा चंगेज को पूरी ताकत से धकेल दिया। वो उठा, गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। बीन ने रिवर्स के बाद दोबारा व्हील चेयर आगे बढ़ाई और इसने फौलादी बाइडन से चंगेज के बाजू को कुचल डाला। वो वहशत ज़दा अंदाज में चीखा। अभी तक ये जंग रिश्ते पर हो रही थी मगर चंगेज रफ्ता रफ्ता कुश्ते के किनारे तक पहुंच गया था, जिसके बाद ढिलान थी। बेन ने दोबारा व्हील चेयर के पैनल का बटन दबाया। इस बार व्हील चेयर गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी और इसने पूरी ताकत से चंगेज को उछाल दिया। वो ढिलान पर लड़खड़ा चला गया और आखिर में इसका सर एक जान की निकली हुई नोक से टकराया और वो बेहद हरकत हो गया। इसके सर से खून तेजी से बह रहा था। इसके मुंह से भी खून की धार बह निकली थी।
बीन ने बहुत एहतियात से अपनी मोटर व्हील गियर को रिवर्स किया और किसी के किनारे से कुछ हफ्ते तक चला गया। थोड़ी देर तक वो सन्नाटे में बैठा रहा। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और हसरत थी। इसने नजर उठाकर लड़की की तरफ देखा जो घास पर बेहोश पड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की तक कैसे पहुंचे। कोई रास्ता ही न था। अगर था तो इस कदर नामुमकिन जिस पर से व्हील चेयर उतर ही नहीं सकती थी। वो सुबह इंतजार करने और दुआ करने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। जो वो कर रहा था, आखिर लड़की के जिस्म में हरकत हुई से पहले सिर्फ देखा, आंखें खोली और एकदम उठकर बैठ गई। बेख्याली में इसे अपना चंगेज के रतीब होंठे और जोरदार थप्पड़ ने यकीनन इसका छपड़ा हिलाकर रख दिया था। लड़की को हरकत में देखते ही बीन की फिक्र कम हो गई। इसने जोशीले अंदाज में लड़की को आवाज दी और लड़की ने घूम कर इसकी तरफ देखा। आ जाओ लड़की, इधर आ जाओ, ऊपर डरो नहीं। लड़की ने इसकी तरफ देखा। इसके साथ आहिस्ते इसे सब कुछ याद आ गया और इसकी आंखें खौफ से फैल गई। वो तेजी से उठकर खड़ी हो गई और भागने को तैयार हुई थी कि बीन ने दोबारा इसे आवाज दी, तुम्हारा दुश्मन सामने बेहोश पड़ा है, मुमकिन है मर गया हो, फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, वो अब दोबारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बीन ने चीख कर कहा। लड़की ने सर घुमाकर चंगेज की तरफ देखा जो इस ढलान के आखिर में एक चट्टान के पास बेहिस और कस पड़ा हुआ था। पहले इसके हिसाब की कशीदगी कम हुई, फिर इसने माद सुकून के साथ बीन की तरफ देखा। जाओ जल्दी जाकर मदद लेकर आओ, पुलिस को इत्तला करो, मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जाओ शाबाश, भागकर जाओ, बीन ने कहा। लड़की के अंदाज में अभी तक कुछ हिचकिचाहट थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। वो बीन से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन फिर वो तालाब के पास हुई और तेजी से इन्हीं दरख्तों की तरफ रवाना हो गई जहाँ से वो चंगेज की जान गुजार हुई थी। बीन इसे जाते देखता रहा जहाँ तक कि वो दरख्तों में गायब न हो गई और बीन ने सुकून का सांस लिया। इस जगह अपनी मोटर व्हील चेयर पर बैठे हुए बीन को याद आया कि किसी जमाने में इसका क्या रोब और दबदबा था। वो सोच रहा था कि आने वाले पुलिस अफसरान ना जाने इसे पहचान सकेंगे या नहीं। ज्यादा अमकान था यही था कि इनमें से कोई भी इसे नहीं पहचान सकेगा। 18 साल काफी बड़ी मुद्दत होती है। इस दौरान कौन किसी को याद रखता है। अलबत्ता ये मुमकिन था कि अखबार वाले सहाफी और रिपोर्टर इसे पहचान ले। बीन फ्रेजर, जो आज एक मिजाज और अकायद इंसान था, जिसने अपनी मजबूरी के बावजूद एक मासूम लड़की और खून आशाम दरिंदे से बचाया था और इस दरिंदे को भी इसके अंजाम तक पहुंचाया था। ये शख्स किसी जमाने में स्टेट पुलिस का बड़ा नाम था। ये तमाम स्टाफ अस्पतालों का सरबराह था। इसने 20 साल तक बड़े रैब और दबदबे के साथ इस इलाके की और यहाँ के लोगों की हिफाजत की थी। इसे मुजरमों की दुनिया में मैन हंटर कहा कर पुकारा जाता था। बड़े बड़े मुजरम इसके नाम से लड़ते थे। बीन फ्रेजर का रिकॉर्ड था कि इसने कभी कोई केस गैर हलशुदा नहीं छोड़ा था। हर केस हल किया था, हर मुजरम को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। वो खुलूसिये साहब का मालिक और ऐसा अफसर था जो दहशतगर्दों के लिए भी दहशत की अलामत था। मगर गुज़िश्ता 18 बरसों से वो बेमिसाल इंसान बीन फ्रेजर कैदी था। इन 18 बरसों में वो सिर्फ इस उम्मीद पर जिया था कि शायद इसे कभी जंगल में तैनात जाने का मौका मिल जाए और वहाँ एक मंसूबे पर अमल कर डाले जिसके बाद वो अपनी मार्था के पास पहुंच जाता। इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। मगर वो 18 बरस जी रहा था, वो भी मार्था के बगैर। गोया इसने मार्था से किए हुए वादे को पास नहीं रखा था। अपनी इस ऐश शुगली पर वो बेहद शर्मिंदा था, मगर क्या कर सकता था, मजबूर था। इसे मुतअद्दिद बार अपनी जान जाने वाली बेटियों को सख्त निगरानी से निकलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इस रोज जब इसे मौका मिला तो इसने एकदम ही जंगल की तरफ दौड़ लगा दी ताकि 18 बरस से अपने सीने में दबी हुई ख्वाहिश को पूरा कर सके। जिस वक्त वो खुद के ऊपर ढलान के किनारे पर अपने व्हील चेयर पर बैठा तालाब में तैरती काजू को देख रहा था तो अचानक ही दरख्तों के दरमियान से वो लड़की और चंगेज बैठ निकले थे। इसकी तवज्जो इन दोनों की तरफ हो गई थी और इसका फॉरवर्ड वाले बटन की तरफ बढ़ा हुआ हाथ रुक गया था, वरना वो चंद लम्हों में अपनी दोस्ती समेत इस ढलान से होता हुआ एक तालाब में जा गिरता। इस तरह इसकी 18 बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाती और वो मार्था के पास पहुंचकर अपना वादा भी पूरा कर देता। मगर शायद कुदरत को ये मंजूर ना था। अभी इसे मार्था से कुछ दिन और दूर रहना था। जुदाई का ये दाग तो इसे सहना था। अगर इसकी व्हील चेयर तालाब में पहुंच जाती तो इस इलाके में चंगेज की लाश के बजाय बीन फ्रेजर की लाश पड़ी होती।
جب اس لڑکی کو جانے اور مدد لانے کا حکم دیا تو لڑکی نے بڑی سعادت مندی سے اس کے حکم کی تکمیل کی تھی اور فوراً ہی بھاگتے چلی گئی تھی۔ مارکو کی موت اور اپنے حادثے کے بعد پہلی بار پیج کو یہ احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی بالکل ہی بے وقت نہیں ہے۔ اسے بہت فخر اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسروں کے کام آنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ راز آج جین نے کھا لیا تھا اور اب اس کا دل مزید جینے کو چاہنے لگا تھا اور اس نے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ